हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का क्लास 12th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो डेरिवेशन है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र। कि हमारे पास एक गोलीय अवतल पृष्ठ है और उस गोलीय अवतल पृष्ठ पर हमें प्रकाश का अपवर्तन दिखाना है, ठीक है। और अपवर्तन के पश्चात जो सूत्र बनने वाला है उस सूत्र की स्थापना हम लोगों को करनी है। तो गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन रहेगा। ध्यान से समझिएगा और ध्यान से कीजिएगा। और इस डेरिवेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास इसका डायग्राम। यदि आपका डायग्राम सही बना होता है तो एग्जामिनर वैसे ही आपको डायग्राम के बेस पे ही नंबर दे देता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसका डायग्राम आप बहुत बढ़िया बनाइएगा। क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या क्या चीज़ें समझनी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। हमारे पास ये कि गोलीय अवतल पृष्ठ है। गोलाई आप इसमें देख ही रहे हैं, गोलाई है। और ये कैसा पृष्ठ है? अवतल, ठीक है। किस तरीके का पृष्ठ है ये? अवतल। अवतल का मतलब है कि ये क्या है? दबा हुआ है, अंदर की तरफ दबा हुआ है। एक होता उत्तल पृष्ठ। उत्तल पृष्ठ का मतलब ये हो गया कि वो क्या है? उभरा हुआ होता। यदि ये पृष्ठ ऐसे होता तो ये हो जाता उत्तल पृष्ठ, उभरा हुआ। लेकिन ये जो पृष्ठ हमारे पास में ये कैसा है? दबा हुआ है, अंदर की साइड है, तो इसको हम बोलेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ। ये पृष्ठ क्या करता है? ये पृष्ठ दो माध्यमों को डिवाइड कर रहा है, दो माध्यमों को अलग अलग करता है। एक माध्यम इस साइड है और दूसरा माध्यम इस साइड है। ये वाला जो माध्यम है ये मान लेते हैं हम सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है? सघन, डेंस मीडियम है, ठीक है, सघन। और इसका जो अपवर्तनांक है वो मान लिया हमने n2। क्या मान लिया हमने? इसका अपवर्तनांक n2। और इधर वाला जो माध्यम हमारे पास में है ये है हमारे पास में विरल माध्यम। विरल भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको लिख सकते हैं सरल माध्यम। और इसका जो अपवर्तनांक है वो मान लिया हमने n1। तो ये पृष्ठ क्या कर रहा है? ये पृष्ठ करता है दो माध्यमों को अलग अलग, एक ये वाला माध्यम और एक ये वाला माध्यम, इधर साइड वाला जो माध्यम है। तो दो माध्यमों को क्या कर रहा है? ये अलग अलग कर रहा है, एक ये और एक ये। इधर वाला जो माध्यम है इसका नाम क्या है? सघन माध्यम, और इसका अपवर्तनांक कितना है? n2। इधर वाला जो माध्यम है ये कैसा माध्यम है? विरल माध्यम, और इसका अपवर्तनांक कितना है? n1। अब देखिए हमें क्या इसमें पृष्ठ बनाने में क्या सावधानी रखनी है कि हम जो पृष्ठ बनाएंगे, आप उस पृष्ठ में बहुत ज़्यादा गोलाई इस तरीके से नहीं बनाएंगे। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका डायग्राम सही नहीं बनेगा। आपको पृष्ठ बनाना है इस तरीके से, ठीक है। तो पहली सावधानी जो हमें रखनी है वो क्या रखनी है कि पृष्ठ में बहुत ज़्यादा गोलाई ना हो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम डायग्राम, इस पृष्ठ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गए मुख्य अक्ष। ये जो बीच वाली लाइन है ये क्या है? ये मुख्य अक्ष। इसका नाम हमने दे दिया पॉइंट पी। ये पॉइंट पी है। अब दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है? दूसरी चीज़ हमें करनी ये है कि हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पृष्ठ हमने बनाया है इस पृष्ठ पर एक अभिलंब डालेंगे। क्या करेंगे? इस पृष्ठ पर एक अभिलंब डालेंगे। अभिलंब किस तरीके से डालना है? देखिए ये पृष्ठ जो है एक गोलाई में है, तो इसका एक गोला, एक वृत्त जो है सर्किल कंप्लीट होगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे जैसे ये है, इसका क्या हो रहा है? सर्किल इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो सर्किल ये जो कंप्लीट होगा उसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ सेंटर होगा उसका या यहाँ होगा, कहीं भी सेंटर हो। हम क्या करेंगे कि देखिए अभिलंब का मतलब क्या है? अभिलंब का मतलब ये है कि मान लीजिए एक वस्तु यहाँ रखी है, यहाँ एक वस्तु रखी है, तो इस वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी और प्रकाश की किरण जाके इस पृष्ठ पर टकराएगी। तो जहाँ भी टकराती है वहाँ हमें अभिलंब लेना होता है। और वो अभिलंब कहाँ से लिया जाएगा? वो लिया जाएगा इसके सेंटर से। सेंटर समझ में आगे क्या है? सेंटर है कि ये जो हमारा व्रत है इस व्रत का सेंटर, ठीक है, इस व्रत का सेंटर। अब सेंटर मान लीजिए बन रहा है, यहाँ बनता आपका सेंटर, तो आप ध्यान ये रखिएगा इतनी दूर नहीं दिखाएंगे, हम सेंटर को लगभग पास ही लेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ ये सेंटर है, अगर आप ज़्यादा दूर ले लेंगे सेंटर, यहाँ ले लेंगे या यहाँ लेंगे, तो फिर आपका डायग्राम सही नहीं बनेगा। डायग्राम सही बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप सेंटर जो है बहुत ज़्यादा दूर ना लें, पृष्ठ के नज़दीक ही लेंगे, ठीक है। और इस पृष्ठ से अभिलंब डालेंगे। अब देखिए अभिलंब डालने में क्या सावधान रखनी है। कुछ ऐसे अभिलंब डाल देते हैं कि यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया। नहीं, अभिलंब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कीजिएगा कि अभिलंब ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से खड़ा हो, ठीक है। इस तरीके से क्या हो? अभिलंब खड़ा हुआ हो। आप इस तरीके से डालेंगे ऐसे या ऐसे, तो वो डायग्राम सही नहीं बन पाएगा, उतनी स्पष्टता उस डायग्राम में नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो ये हमारा अभिलंब हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है,
इस वस्तु से क्या चलेगी, एक प्रकाश की किरण चलेगी। तो वस्तु से प्रकाश की किरण चलती है और जाके यहाँ इस बिंदु पर टकराती है, ये टकराई। अब बहुत ध्यान से ये बात समझिएगा क्योंकि आगे यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो प्रकाश की किरण जा रही है, ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, तो अब इसको जाना है किस तरीके से, इस तरीके से जाना है, ठीक है, इस तरीके से इसको जाना है, ऐसे इस तरीके से जाना है। लेकिन ये इस तरीके से नहीं जा पाएगी, क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। भाई यहाँ तक तो एक माध्यम में थी तो ये चलती रही, लेकिन जैसे ही ये यहाँ टच करेगी और टच करने के बाद आगे जाएगी तो ये आगे क्या है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो दूसरे माध्यम में जब भी प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि अपने रास्ते से क्या हो जाती है, थोड़ी सी विचलित हो जाती है, हट जाती है। तो ये प्रकाश की किरण जो ऐसे जा रही थी, ये प्रकाश की किरण ऐसे ना जाके क्या होगी, थोड़ी सी विचलित होगी, यानी कि थोड़ा सा इधर उधर ये हो जाएगी। अब ये किधर होगी, या तो ये जाती जाती जैसे ऐसे जा रही थी तो ऐसे जाते जाते या तो इस अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इसकी ओर, या फिर क्या होगी, इससे दूर हो जाएगी। तो अब हमें यही सोचना है कि इसकी ओर झुकेगी या इससे दूर होगी। तो ये क्या है, ये प्रकाश की किरण ऐसे जाती जाती क्या होगी, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि हमारी प्रकाश की किरण क्या है, सरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। जब भी प्रकाश की किरण सरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। तो ये प्रकाश की किरण क्या होगी, इस तरीके से, पहले तो ऐसे जा रही थी, अभी ऐसे ना जाके क्या होगी, इस तरीके से थोड़ी सी क्या होगी, इस अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं डायग्राम कि क्या हुआ? इसमें हुआ ये कि ये ऐसे जा रही थी, ऐसे ना जाके क्या होगी, थोड़ी सी अभिलंब की ओर क्या हो गई, हल्की सी झुक गई है। तो अब जब हम इसको पीछे यहाँ मिलाएंगे, ये जो किरण ये जो गई थी, जा तो ऐसा रही थी लेकिन ये ऐसे झुक गई है, ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ पीछे मिलाएंगे तो जहाँ भी ये बिंदु पर हमें टच करते हुए दिखाई देगी, यहाँ हमें मिलेगा इसका इमेज, यहाँ हमें मिलेगा इसका प्रतिबिंब, ये हमें इसकी इमेज मिल गई। समझ आया डायग्राम किस तरीके से है कि जा रही थी किस तरीके से, लेकिन जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करी, दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर, इस अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या हो गई, ये झुक गई। ठीक है, ऐसे जा रही थी, ऐसे झुक गई, और जब हमने इसको पीछे मिलाया तो पीछे मिलाने पर हमें यहाँ पर मिलेगी इसकी इमेज। अब देखिए इसमें डायग्राम में है क्या, इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और यहाँ देख रहा है, वो यहाँ से देखना स्टार्ट करता है, ठीक है, जो वस्तु जो वास्तव में उपस्थित है वो तो यहाँ उपस्थित है, ठीक है, वस्तु कहाँ उपस्थित है, यहाँ, ऑब्जेक्ट तो यहाँ उपस्थित है, लेकिन उसको जो वस्तु की इमेज दिखाई देगी वो यहाँ दिखाई देगी। अगर कोई व्यक्ति इस साइड से देख रहा है, इस वाली साइड से देखता है, तो इस वाली साइड से देखने पे क्या होगा कि वस्तु उसको यहाँ नहीं दिखाई देगी, वस्तु कहाँ दिखाई देगी इसको, यहाँ, जहाँ इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये हो गया डायग्राम हमें किस तरीके से बनाना है। अब देखिए इसमें करते हैं हम लोग, ये सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर से लेके पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस है वो है रेडियस, क्या है वो, रेडियस आर। जो हमारी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं यू। ये हमारी हो गई यू। और जो इमेज है, इमेज से लेके पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं वी। ये हो गई हमारी वी। तो ये तीन जो है हमें दूरियां इसमें दिखानी है। पहली हमें सेंटर से लेके पॉइंट पी तक की जिसको हम बोलते हैं रेडियस आर, दूसरी हमें ऑब्जेक्ट से लेकर पॉइंट पी तक की जिसको हम बोल रहे हैं यू, और तीसरी है हमारी इमेज से लेकर, प्रतिबिंब से लेकर पॉइंट पी तक की जिसको हमने बोला वी। फिर हमें इसमें दिखाने हैं कुछ एंगल। क्या एंगल है? एक हमें दिखाना है इस ऑब्जेक्ट का एंगल जिसको हम बोल रहे हैं अल्फा, एक हमें दिखाना है इमेज का एंगल जिसको हमने बोला बीटा, और एक हमें दिखाना है इस अभिलंब का एंगल जिसको हमने बोला गामा। ठीक है, ये तीन एंगल हो गए। अब हमें इसमें दो एंगल और दिखाने हैं। एक एंगल हमें दिखाना है आई, ठीक है, और एक एंगल हमें दिखाना है आर, और ये दोनों हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एंगल। ठीक है, तो इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। कहाँ कहाँ हम इनको दिखाएंगे? तो इनको हम दिखाएंगे, एक हमें दिखाना है आई, एक हमें दिखाना है आर। तो किस किस तरीके से वो दिखाएंगे हम लोग एंगल? देखिए आई क्या है, सबसे पहली चीज़ हमें समझना है आई होता क्या है। तो आई होता है अभिलंब, अभिलंब और
आपतित किरण के बीच का कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं आई। तो अभिलंब कौन है? अभिलंब है ये, ठीक है। और आपतित किरण, जो किरण चली थी वस्तु से, वो हो गई है। तो इस अभिलंब और इसके बीच का जो एंगल है इसको हम बोलेंगे पूरे को आई, ठीक है। और इसका नाम क्या है? आपतन कोण। क्या है बोलते हैं आई को? आपतन कोण, ठीक है। पहला एंगल समझ में आ गया क्या क्या है, कि जो अभिलंब है और जो हमारी आपतित किरण है, अभी आपतित किरण ये हो गई, यही तो डाली थी, और ये हो गया अभिलंब, तो इनके बीच का जो एंगल है वो हो गया हमारा आई, आपतन कोण। दूसरा हमें समझना है एंगल आर। आर कौन सा होता है? आर होता है अपवर्तित किरण, यानी जो जो गई थी, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब, इनके बीच का जो कोण है इसको हम बोलते हैं आर, अपवर्तन कोण। बहुत ध्यान से समझिएगा, समझ आ गया होगा क्या क्या है। एक है एंगल आई और एक है एंगल आर। एंगल आई कौन सा है? एंगल आई है वो वाला एंगल जो कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का है, ठीक है। और दूसरा है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल, जिसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण, या इसको हम कह सकते हैं आर, ठीक है। अब देखिए, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एंगल आर है ये यहाँ भी बनेगा, ये इस तरीके से। यहाँ ये वाला जो एंगल है ये भी आर है। किस तरीके से है? ये, जैसे कि आपने मैथ में थ्योरम पढ़ी होंगी कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो लाइनें हैं, मान लिया एक ये है एक ये है, अगर ये वाला एंगल आर है तो ये भी तो आर होता है, ठीक है। ये एंगल एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स। उसी तरीके से देखिए, ये और ये, अगर ये वाला एंगल आर है तो ये वाला जो एंगल है ये भी क्या है? आर, ठीक है। तो अब इसमें हमें बहुत ध्यान से दो एंगल को बिल्कुल हमें समझ लेना है। पहला एंगल है आई जो कि ये पूरा है, ठीक है, और दूसरा एंगल है आर जो कि ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब यहाँ तक समझने के बाद में हमें इसमें एक थ्योरम का इस्तेमाल करना है, एक ट्राइंगल की, त्रिभुज की थ्योरम का इस्तेमाल करना है। वो है इस तरीके से। अब हमें वो दो एंगल समझने हैं, एक थ्योरम समझनी है। किस तरीके से? जैसा मान लिया ये ट्राइंगल है, त्रिभुज है, इस त्रिभुज में एक एंगल ये है, मान लिया ये है 1, ठीक है, और एक एंगल ये है, ये मान लिया हमने 2, और एक एंगल ये है, ये मान लिया हमने 3। तो थ्योरम कहती है कि ये वाला जो एंगल होता है नंबर 2 इज इक्वल टू ये प्लस ये 1 प्लस 3, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये है x, ये है y और ये है z। तो थ्योरम ये कहती है कि जो z वाला जो एंगल होगा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इस थ्योरम का इस्तेमाल हमें करना कैसे? एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, ये जिसे मैंने पेंसिल से डार्क करके दिखाया है, ये वाला, ये त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में एक एंगल है ये अल्फा, एक एंगल है ये आई और एक एंगल है ये गामा। तो थ्योरम के हिसाब से क्या बनता है कि जो गामा है, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। तो पहली जो हमारी जो इक्वेशन बन के नज़र आ रही है वो क्या बन के नज़र आ रही है कि गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। फिर हमें एक और बात देखना है, ये इस बार हम क्या लेंगे? ये लेंगे, ठीक है। तो गामा तो यहाँ भी है, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा? बीटा प्लस आर। पहले भी गामा था, गामा इज इक्वल टू, पहले क्या बन रही थी कंडीशन? गामा इज इक्वल टू एल्फा प्लस आई, लेकिन इस बार क्या बनेगा? गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर। तो दूसरी बार जो बात बन रही है वो क्या बन रही है? गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर। अब यहाँ से हमें क्या करना है? यहाँ से हमें आई की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी गामा माइनस एल्फा, एल्फा इधर जाएगा माइनस आ जाएगा, और यहाँ से हमें क्या करना है? आर की वैल्यू निकाल लेनी है। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? गामा माइनस बीटा। तो ये है हमारा डायग्राम, और यहाँ तक हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे आई और आर के मान नहीं निकलेंगे तब तक हमारा आगे डेरिवेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब आई और आर की वैल्यू निकल गई है। अब इन दोनों को वैल्यू को हमें कहाँ रखना है? ये हमें रखना है, एक नियम है जिसको हम बोलते हैं स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम है कि साइन आई
अपॉन साइन आर इज इक्वल टू अपवर्तनांक। ठीक है, ये हमारा स्नेल का नियम है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। तो अगर हमारे पास आई और आर की वैल्यू नहीं होंगी तो फिर हम कहाँ से रखेंगे? तो सबसे पहला काम हमारा क्या था? आई और आर की वैल्यू निकालनी। आई और आर की वैल्यू कहाँ से निकलेंगी? एक ये वाला त्रिभुज लेकर और एक ये वाला त्रिभुज लेकर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब जैसे कि हमने देख लिया है कि हमें स्नेल के नियम का यूज करना है। स्नेल का नियम क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू अपवर्तनांक। अपवर्तनांक हम किस तरीके से रखेंगे? अपवर्तनांक होता है कि हमारी प्रकाश की जो किरण है वो कहाँ जा रही थी? इस पहले वाले माध्यम से दूसरे वाले माध्यम में जा रही थी, तो 1 से 2 में जा रही थी, तो हम यहाँ रखेंगे 1 से 2 में जा रही है, 1 2। और इसको हम किस तरीके से खोलते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, 2 वाला ऊपर और 1 वाला नीचे। अब आगे हमें करना क्या है? आगे हमें करना है कि जो साइन आई और साइन आर है इनकी जगह हम यूज़ करेंगे आई अपॉन आर। ये बाद में देखेंगे क्यों लिखा हमने। तो N2 अपॉन N1, आई की वैल्यू हमने पीछे निकाली ली थी। आई की वैल्यू क्या निकली थी हमारी? आई की वैल्यू हमारी निकली थी गामा माइनस एल्फ़ा, और आर की वैल्यू क्या निकली थी? गामा माइनस बीटा। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है। तो आई की जगह हम रखेंगे गामा माइनस एल्फ़ा और आर की जगह रखेंगे गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा? N1 गामा माइनस एल्फ़ा इज इक्वल टू N2 इंटू गामा माइनस बीटा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे N1 गामा माइनस N1 एल्फ़ा इज इक्वल टू N2 गामा माइनस N2 बीटा। अब हम क्या करेंगे? गामा गामा वाले जो टर्म्स हैं वो दोनों एक साथ ले लेंगे, तो इसे इधर ला के प्लस का कर लेंगे और ये इधर ला के माइनस का। तो क्या जाएगा? ये इधर ला के प्लस का हो जाएगा N2 बीटा, और ये तो यहाँ है ही माइनस N1 एल्फ़ा, ये तो यहाँ था ही, और ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। यानी मेन चीज़ क्या करनी है? मेन चीज़ ये करनी है कि जो गामा वाली टर्म है वो दोनों एक साथ ले लेनी है। यहाँ थी गामा वाली टर्म और यहाँ थी गामा वाली टर्म, तो ये वाली इधर जाके कैसे हो जाएगी? ये वाली माइनस हो जाएगी, और ये जो है इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इधर N2 माइनस गामा है, N2 गामा माइनस N1 गामा, तो यहाँ से गामा कॉमन आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? N2 माइनस N1, और यहाँ क्या चल रहा है? N2 बीटा माइनस N1 एल्फ़ा। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ तक हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनानी है। उसके बाद हमें क्या करना है? अब ये जो हमारे पास एंगल बने थे बीटा, एल्फ़ा और गामा, इन एंगल के मान हमें जो है निकालने हैं अपने डायग्राम से। ठीक है, तो ये किस तरीके से निकलेंगे वो भी देखते हैं। तो अब हम लेते हैं अपनी इक्वेशन जो हमारी बन गई थी। इक्वेशन हमारी कौन सी बनी है? इक्वेशन हमारी बनी है ये N2 बीटा माइनस N1 एल्फ़ा इज इक्वल टू गामा N2 माइनस N1। और यहाँ क्या करना हमें? बीटा, एल्फ़ा और गामा के मान निकालने। कहाँ से निकलेंगे? डायग्राम से निकलेंगे। कैसे कैसे देखते हैं। देखिए, ये है एल्फ़ा, यह है बीटा और यह है गामा। इन्हीं तीनों चीज़ों के मान निकालने हैं हमें। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इनकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक अभिलम्ब खींचते हैं, और इसका नाम हम रख देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए ये रख देते हैं M, और इसकी हाइट मान लेते हैं ये है H। ठीक है, तो यहाँ एल्फ़ा निकालने के लिए हम क्या लेंगे? tan एल्फ़ा। बीटा निकालने के लिए लेंगे tan बीटा, और गामा निकालने के लिए लेंगे tan गामा। तो एल्फ़ा इज इक्वल टू tan एल्फ़ा, और tan बराबर क्या होता है? tan इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो एल्फ़ा निकालने के लिए हम इस वाले त्रिभुज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लंब कौन है? लंब है ये H, और आधार कौन है? आधार है OM। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आधार हो गया। ये वाला त्रिभुज लिया ना हमने। जब हम एल्फ़ा निकालेंगे तो ये वाला त्रिभुज लेंगे, जब बीटा निकालेंगे तो ये वाला त्रिभुज लेंगे, और जब गामा निकालेंगे तो ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो अभी क्या निकाल लें? एल्फ़ा। एल्फ़ा इज इक्वल टू tan एल्फ़ा, और tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब हो गया H, और आधार हो गया हमारा O से लेके M तक। ये रहा O और ये रहा M, तो OM। अब हमारे पास क्या है? O से लेके M तक की वैल्यू तो है नहीं,
हमारे पास है ओ से लेके पी तक की वैल्यू, क्योंकि ये यू हमारे पास है ना, हमारे पास क्या है, ओ से लेकर पी तक की वैल्यू है। और हमारे पास यहाँ जो रखनी है वो क्या रखनी है, मैं ओ एम, हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है ओ एम, और लेकिन हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो किसकी है, ओ पी की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगभग इक्वल का साइन ले लेंगे और यहाँ ले लेंगे ओ एम की जगह हम ले लेंगे ओ पी, क्योंकि भाई हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास तो वैल्यू किसकी है, ओ पी की। तो हम क्या कर रहे हैं, ओ एम की जगह ओ पी लिख ले रहे हैं, ठीक है। और ये कितनी वैल्यू है, ओ पी की वैल्यू कितनी है, यू। तो एच अपॉन माइनस यू, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इधर वाली जितनी भी वैल्यू होंगी वो सब कैसे लिखी जाएंगी, माइनस की। अब हम निकालते हैं बीटा की वैल्यू। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन बीटा। अब बीटा निकालेंगे तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। तो बीटा टेन बीटा इज इक्वल टू क्या, वही लंब बटे आधार। तो लंब इसमें भी क्या है, इसमें भी एच ही है, और इसमें आधार कौन है, आई एम, ठीक है। लेकिन हमारे पास आई एम तक की वैल्यू नहीं है, हमारे पास किसकी वैल्यू है, आई पी की। तो हम क्या करेंगे, आई एम की जगह अप्रॉक्सीमेट क्या ले लेंगे, आई पी, एच अपॉन आई पी। और आई पी की वैल्यू कितनी है, वी। तो ये आ जाएगा एच अपॉन माइनस का वी। माइनस वी क्यों है, क्योंकि ये भी इस साइड है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट होता है, ये होता है प्लस और इधर चलता है माइनस। तो ये सब चीज़ें जो आर है, वी है, यू है, सब ये इस साइड है, तो इसलिए कैसी आ रही हैं, ये माइनस की ली जाएंगी, ठीक है। अब हम निकालेंगे गामा। गामा इज इक्वल टू टेन गामा। तो गामा जब हम निकालेंगे तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब तो यहाँ भी क्या है, एच, और आधार कितना है यहाँ पर, सी एम। और सी एम को अप्रोक्सीमेट किसके बराबर ले लेंगे, सी पी के, क्योंकि हमारे पास तो ये है ना सी पी। तो एच अपॉन सी पी, और सी पी की वैल्यू कितनी है, आर। तो यह आ जाएगा एच अपॉन माइनस के आर। तो हमारे पास इस तरीके से ये तीनों चीज़ें आ गई है, अल्फ़ा भी, बीटा और गामा। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा की जो वैल्यू है यहाँ अपनी इक्वेशन में रखेंगे। तो अल्फ़ा बीटा गामा के मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखते हैं, क्या इक्वेशन थी हमारी, एन टू बीटा माइनस एन वन एल्फ़ा इज इक्वल टू गामा एन टू माइनस एन वन। तो एन टू बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, ये है माइनस एच अपॉन वी माइनस एन वन एल्फ़ा। एल्फ़ा की वैल्यू क्या है, माइनस एच अपॉन यू इज इक्वल टू गामा। गामा की तो वैल्यू रखनी थी, गामा की वैल्यू क्या आती है, माइनस के एच अपॉन आर। तो एच अपॉन आर, और अंदर क्या चल रहा है, एन टू माइनस एन वन। तो माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस एन टू एच अपॉन वी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एन वन एच अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन आर एन टू माइनस एन वन। ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को इधर ले जा रहे हैं, और जब इधर ले जाएंगे तो ये सारे चिन्ह क्या होंगे, उल्टे हो जाएंगे। यानी जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये वाला माइनस इधर लेके आ रहे हैं, तो ये माइनस जो है प्लस का हो जाएगा एन टू एच अपॉन वी, और ये प्लस कैसा हो जाएगा, माइनस का एन वन एच अपॉन यू, और ये माइनस इधर चला गया, इज इक्वल टू एच अपॉन आर एन टू माइनस एन वन। यहाँ तक बात स्पष्ट है एकदम, किस किस तरीके से करा है। अल्फ़ा बीटा गामा के मान हमने इस इक्वेशन में रखने हैं, और रखने के बाद कुछ नहीं है, एकदम मैथ के एक क्वेश्चन की तरह चलता चला जाएगा, और ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब हम देखेंगे कि यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, तो एच सब में कॉमन है, तो इधर से एच कॉमन लेंगे, इधर वाले एच से क्या कर देंगे, उसे कैंसिल कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो पिछले पेज पर हमारी इक्वेशन जो बनी थी वो क्या थी, पिछले पेज पर हमारी इक्वेशन बनी थी एन टू एच अपॉन वी माइनस एन वन एच अपॉन यू इज इक्वल टू एच अपॉन आर एन टू माइनस एन वन। यहाँ से एच कॉमन ले लेंगे, तो एच हमने कॉमन ले लिया है, एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू एच अपॉन आर एन टू माइनस एन वन, ठीक है। इस वाले एच से इस वाला एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। कभी कभी एग्जाम में यहाँ तक भी हमसे पूछ लिया जाता है, इसी फॉर्म में दे दिया जाता बनाने के लिए, तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि पूरी इक्वेशन को n1 से डिवाइड कर देते हैं, तो n2 अपॉन वी डिवाइड कर दिया n1 से, माइनस
N1 अपॉन यू था, N1 से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर, N1 से डिवाइड कर दिया। यानी पूरी इक्वेशन को हमने इधर भी N1 से डिवाइड कर दिया, तो N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बनेगा, N2 अपॉन वी N1 माइनस 1 अपॉन यू, N1 से तो N1 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन N1 इंटू आर। N2 अपॉन N1 क्या है, ये सबसे स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि 1N2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ठीक है। और इसी को हम लिख देते हैं N। तो यहाँ जहाँ N2 अपॉन N1 आ रहा है यहाँ पर बन जाएगा N, तो ये बन जाएगा N अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब यहाँ किस तरीके से बनेगा, तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हम इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। N2 अपॉन N1 आर माइनस N1 आर, यानी कि ये जो है ना, इसको इसके अपोन में भी और इसके अपोन में दोनों में लिख दे रहे हैं। तो N2 अपॉन N1 आर और N1 अपॉन N1 आर, समझ में आ गया क्या किया हमने कि जो N1 आर था इसको N2 के अपोन में भी और N1 के अपोन में दोनों में लिख के अलग अलग कर लिया। तो N1 से तो N1 कैंसिल हो जाएगा, तो N अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, और N2 अपॉन N1 क्या बन जाएगा, N2 अपॉन N1 बन जाएगा N, तो N अपॉन आर, N1 से N1 कैंसिल हो गया, क्या बना 1 अपॉन आर, ठीक है। तो इधर क्या चल रही है इक्वेशन, N अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, और फिर दोबारा से R कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा N माइनस 1 अपॉन आर। भाई R यहाँ भी है तो एक साथ लिख लेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या होगा, फॉर्मूला बन जाएगा N अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन आर। तो ये था हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फिजिक्स का, इसे ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।